हाय व्यूअर्स, हमारे चैनल पे खुशामदीद। तो आज की वीडियो में हम 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस को पढ़ेंगे कि ये हैं क्या, उनकी डेफिनेशन क्या है, एग्जांपल्स देख लेंगे और एक्सप्लेनेशंस देखेंगे। ये वो 10 डिवाइसेस हैं जो हम आज के लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ये डिवाइसेस ऐसी टेक्निक्स हैं जो राइटर्स यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? अपनी राइटिंग को इन्हांस करने के लिए, मीनिंग्स कन्वे करने के लिए और इमोशंस इवोक करने के लिए। मज़ीद ये आपके टेक्स्ट के मीनिंग में डेप्थ और लेयर ऐड करते हैं, आपके टेक्स्ट को ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाते हैं, ज़्यादा एंगेजिंग बनाते हैं और मेमोरेबल बनाते हैं। इससे क्या होता है कि आपका टेक्स्ट एक सादा आम से टेक्स्ट से डिफरेंट हो जाता है। रीडर्स उसको पढ़ना पसंद करते हैं, पढ़ते हुए एंजॉय करते हैं और ये जो चीज़ें हैं रीडर को आपके वर्ड में ले आते हैं, जो राइटर का वर्ड है उसमें ले आते हैं, जो राइटर ने क्रिएट किया होता है। रीडर उस वर्ड में एंटर हो जाते हैं जस्ट बाय द यूज़ ऑफ दिस डिवाइसेस। बड़ा खूबसूरत इससे आपका टेक्स्ट लगता है और लिटरेचर में ये बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। ये डिवाइसेस हमारे जो बड़े बड़े राइटर्स हैं वो इसे फ्रिक्वेंटली यूज़ करते आए हैं। सबसे पहले हम शेक्सपियर की एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। ऑल द वर्ड्स स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस कोट है शेक्सपियर का। तो इसको कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसे खूबसूरत बनाती है या इफ़ेक्टिव बनाती है? तो वो चीज़ इसमें यूज़ होने वाली लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो इसको इस तरह इम्पोर्टेंट या खूबसूरत बनाती हैं। मेटाफर देख लेते हैं। मेटाफर एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो दो अनलाइक थिंग्स, दो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर करता है बाय स्टेटिंग वन इज द अदर विदाउट यूजिंग लाइक और एज। ये कहते हुए कि एक जो चीज़ है वो दूसरी चीज़ है और इसमें लाइक या एज जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता। अब यहाँ पे अगर हम ये कंसेप्ट देखें कि एक चीज़ को दूसरी कहना मतलब क्या, ये कंसेप्ट जो ये थोड़ा एम्बिगुअस है, समझ नहीं आता इतना इजीली। तो उसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। टाइम इज़ अ थीफ, वक्त चोर है। अब यहाँ पे हमने ये नहीं कहा कि वक्त चोर की तरह है, हमने सीधा सीधा वक्त को चोर कह दिया है। अब वक्त और चोर ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ये एक जैसी चीज़ें नहीं है। वक्त और चीज़ है, चोर और चीज़ है। लेकिन इस जुमले में हमने सीधा सीधा वक्त को चोर कह दिया। इस चीज़ को हम कहते हैं मेटाफर, क्योंकि यहाँ पे ये स्टेटमेंट का मतलब ये है कि वक्त हमारे ज़िंदगी के लम्हात बिल्कुल उसी तरह चुराता है जिस तरह चोर लोगों की चीज़ें। इसको मेटाफर कहेंगे। अगला फिनोमेना आता है हमारे पास या अगली डिवाइस सिमिली। सिमिली में हम वही कंसेप्ट है कि दो अनलाइक चीज़ों को, दो डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर करना है, लेकिन इसमें लाइक और एस जैसे वर्ड लफ्ज़ों का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज दी सन। उसकी मुस्कुराहट ऐसे रोशन थी जैसा कि सूरज। इस जो जुमला है इसमें हमने लड़की की मुस्कुराहट को सूरज की तरह वार्म और रेडिएंट कह दिया है। यहाँ पे हमने एज का यूज़ किया, हमने ये नहीं कहा कि उसकी मुस्कुराहट सूरज है। यहाँ पे हमने ये कहा उसकी मुस्कुराहट सूरज की तरह रोशन है। मेटाफर में क्या होता है कि हम एक चीज़ को डायरेक्टली दूसरी चीज़ का नाम दे देते हैं। वक्त चोर है और सिमिली में हम कंपेयर करते हैं कि कोई चीज़ उस चीज़ की तरह है। उसकी मुस्कुराहट सूरज की तरह है, मेरा बेटा चांद जैसा है। ये इस चीज़ को सिमिली कहते हैं। ओके, होप सो आपको मेटाफर और सिमिली का डिफरेंस जो है ये पता चल गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। एलिट्रेशन में क्या होता है कि एक सीरीज ऑफ वर्ड या एक सेंटेंस में जो इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड है ना, जो पहली कॉन्सोनेंट साउंड है लफ्ज़ के शुरू की, वो रिपीट होती है बार बार। इससे इस रेपिटेशन से म्यूजिकल रिदम पैदा होता है और मोस्टली टंग ट्विस्टर्स जनरेट होते हैं। जैसे कि एक बहुत फेमस टंग ट्विस्टर है, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। अब इसको मोस्टली लोग प्रोनाउंस करते हुए थोड़ी गलती कर जाते हैं, गलत प्रोनाउंस हो जाता है इस रेपिटेशन की वजह से। जैसे आप ऐसे कह सकते हैं शी शेल्स, इस तरह की रेपिटेशन आ जाती है, हो जाता है ऐसे, जबकि ये जुमला ऐसा पढ़ा जाएगा शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर।
तो इससे एक म्यूजिकल रिदम भी क्रिएट होता है। ये एलिट्रेशन और उसकी प्रॉपर्टीज हैं। फिर आता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में हम नॉन ह्यूमन या नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटीज दे देते हैं टेक्स्ट में ब्यूटी लाने के लिए। एग्जाम्पल आती है द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। विंड, अब हमें पता है कि जो हवा है वो विस्परिंग नहीं कर सकती। विस्परिंग ह्यूमन क्वालिटी है। इंसान विस्पर कर सकते हैं, इंसान बोल सकते हैं, हवा ये काम नहीं कर सकती। हम अपने टेक्स्ट को, अपनी स्टेटमेंट को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, मोर एंगेजिंग बनाने के लिए ये इसको ह्यूमन लाइक क्वालिटी दे देते हैं विस्परिंग की, कि हवा ने दरख्तों से सरगोशी की। बहुत अच्छा लगता है ये जुमला सुनने में, पढ़ने में बहुत भाता है कानों को। दैट इज़ वाई हमारे राइटर्स इसको यूज़ करते हैं अपने टेक्स्ट को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। सेम केस हम देख लेते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम डैफोडिल में। बहुत फेमस पोएम है, आपने पढ़ी होगी। इसमें वो कहते हैं द डैफोडिल्स वर डांसिंग। अब डांसिंग, नाचना, ये ह्यूमन क्वालिटी है, लेकिन वो ये जो क्वालिटी है ये अब डैफोडिल्स को, फूलों को दे के उनको पर्सोनिफिकेट कर देते हैं, और इससे वो पोएम पोएम की खूबसूरती में बहुत इजाफा होता है। हाइपरबोली, इसमें एग्जैजरेशन पाई जाती है। आपकी स्टेटमेंट में आप एग्जैजरेट करते हैं किसी एक चीज़ को अपनी बात पे फोकस करने के लिए। जैसा कि एग्जांपल है, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। मैंने तुम्हें लाखों दफ़ा बताया है। इसमें हम फ्रीक्वेंसी पे, स्टेटमेंट की फ्रीक्वेंसी पे फोकस कर रहे हैं। हालांकि ये एक्चुअल में ट्रू नहीं है कि आप एक चीज़ लाखों दफ़ा आपने किसी को यकीनन नहीं कही होगी। हम कह नहीं सकते, हम इंसान है, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन अपनी बात की इम्पोर्टेंस पे फोकस करने के लिए हम ये कह देते हैं कि मैंने तुम्हें लाखों दफ़ा ये बात बताई है कि ऐसे नहीं, ऐसे होगा। तो इसको हाइपरबोलिक कहते हैं। फिर आती है हमारे पास आयरनी। आयरनी को आप समहाउ तंज की तरह कह सकते हैं, लेकिन ये इन एक्चुअल है नहीं। आयरनी तब होती है जब एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में कंट्रास्ट पाया जाता है। बात रियलिटी कुछ है, लेकिन आप उसके बिल्कुल अपोजिट कह रहे हैं। अ, आपके मीनिंग क्लियर है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन अगर हम उसके कॉन्टेक्स्ट पे, उसके लिटरल मीनिंग पे जाएं, लिटरल मीनिंग्स पे, तो वो चीज़ उससे बिल्कुल अपोजिट पाई जाएगी। लेकिन अगर हम उसका कॉन्टेक्स्ट देखें, उसको इन डेप्थ पढ़ें, तो हम चीज़ को समझ सकते हैं। इसकी 3 टाइप्स हैं, वर्बल, सिचुएशनल और ड्रामेटिक, जिनको हम फर्दर किसी और वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे इन डिटेल में। एग्ज़ाम्पल के लिए, एक ओवरव्यू लेने के लिए हमारे पास वर्बल आयरनी की एग्ज़ाम्पल है कि एक स्टॉर्मी डे है, एक स्टॉर्म है, तूफ़ान है, तूफ़ानी दिन है। हर तरफ डिस्ट्रक्शन हो रही है, मौसम ख़राब है, कीचड़ है, गंदगी है, चीज़ें टूट-फूट रही हैं, तबाही हो रही है, एंड स्टिल कोई कहता है व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। अब उसने एक बिल्कुल अपोजिट चीज़ कही है, लेकिन आप उसके मतलब को समझते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो बिल्कुल अपोजिट चीज़ है, कंट्रास्ट पाया जा रहा है एक्चुअल वेदर के, अगर हम देखें तो उसकी निस्बत कंट्रास्ट पाया जा रहा है स्पीकर के वर्ड्स में, तो इसको हम आयरनी कहेंगे। फिर आता है सिंबॉलिज्म। सिंबॉलिज्म ये वो डिवाइस है जिसमें हम चीज़ों को, कैरेक्टर्स को, फिगर्स को या कलर्स को यूज़ करते हैं किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या कंसेप्ट को प्रेजेंट करने के लिए, ये रिप्रेजेंट करने के लिए। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं डव। डव को लिटरेचर में पीस की अलामत समझा जाता है। फिर रोज़, गुलाब, इसको लव की अलामत समझा जाता है, सिंबलाइज करते हैं। रोमियो एंड जूलियट में ये रोज़ वाली एग्जांपल यूज़ की गई है, उसको सिंबलाइज किया गया है। फोरशैडोइंग, फोरशैडोइंग ये वो डिवाइस है जिसमें राइटर रीडर्स को पहले ही कोई हिंट या क्लू दे देता है कि स्टोरी में अब आगे क्या होने वाला है। रोमियो एंड जूलियट को अगर हम देखें तो उसमें एक जगह रोमियो ये कहता है कि वो जूलियट के बगैर रहने से पहले मरना पसंद करेगा। ही प्रिफर्स टू डाई सूनर देन लिव विदाउट जूलियट। तो इससे रीडर्स को सम हाउ एक क्लू मिल जाता है, एक हिंट मिल जाता है कि इनका ट्रैजिक एंड होगा, रोमियो मरेगा। वो ट्रैजिक एंड बाद में ही होता है कि जूलियट भी मर जाती है। सम हाउ फोरशैडो, हमें एक क्लू मिल जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है नेक्स्ट स्टोरी में। अनोमाटोपिया, अनोमाटोपिया क्या है कि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो साउंड्स को डिस्क्राइब करते हैं, डेट इमिटेट द साउंड्स दे डिस्क्राइब। जो ये साउंड्स को डिस्क्राइब करते हैं वो उसी साउंड को यूज़ करते हैं, एक साउंड को हम वर्ड बना देते हैं। जैसे कि द बीज बज्ड इन द गार्डन। बज्ड क्या है, ये वो साउंड है जो बीज प्रोड्यूस करती हैं, और इसी को हमने वर्ड बना दिया। आपने अगर बीज को, शहद की मक्खियों को देखा हो तो वो बिन बनाती हैं कुछ इस तरह से, ज़्ज़, ज़्ज़, तो वहीं से ये वर्ड बज्ड, ये वर्ड प्रोड्यूस हुआ है। इस फिनोमेना को ओनोमाटोपिया कहा जाता है। इंग्लिश में इसकी और भी एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे कि स्प्लैश, बूम, बाउ वाउ एंड मैनी मोर।
इमेजरी। इमेजरी में क्या होता है कि राइटर इस तरह के वर्ड्स लिखता है, अपनी स्टेटमेंट को ऐसे डिस्क्रिप्टिवली और विविडली लिखता है, एक्सप्लेन करता है कि रीडर के माइंड में एक इमेज क्रिएट होना शुरू हो जाती है। एंड आई थिंक मेरे मुताबिक ये किसी भी टेक्स्ट की सबसे पावरफुल क्वालिटी है। मतलब ये वो चीज़ है जो रीडर को राइटर के वर्ड में ले जाती है। रीडर राइटर की तरह चीज़ों को इमेजिन करने लगता है, उस वे में सोचने लग जाता है। एक स्टेटमेंट है, इसको गौर से सुनिएगा, गौर से पढ़िएगा। द गोल्डन रेज ऑफ द सेटिंग सन reflected off the calm ocean waves, painting the sky in shades of pink and orange. ढलते सूरज की सुनहरी शुआएं। फिर अगला हिस्सा कह रहा है, रिफ्लेक्टेड ऑफ द calm ocean waves, एक पुरसकून समुंदर की लहरों में से मुनक्स होता हुआ सूरज सॉरी आसमान को पिंक और ऑरेंज की शेड्स में पेंट कर देता है। समहाउ इस सॉर्ट ऑफ इस कॉन्टेक्स्ट में ये लिखा गया है। अगर हम इसको एज अ सेंटेंस देखें कि अ, पुरसकून समंदर की लहरों में मुनक्कस होती हुई ढलते सूरज की सुनहरी शुआओं ने आसमान को नारंगी और गुलाबी की शेड्स में रंग दिया। तो ये एक बहुत अच्छी इमेजरी बनती है। तो ये एक बहुत अच्छी इमेजरी बनती है हमारे माइंड में। हम इस चीज़ को विजुअलाइज़ कर सकते हैं कि अच्छा ये सीन होगा, इस तरह सूरज ढल रहा होगा, इस तरह आसमान पिंक एंड ऑरेंज की शेड्स में कलर्ड हुआ होगा। तो ये बहुत पावरफुल क्वालिटी है आपके टेक्स्ट की, और लिटरेचर में ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो आज की वीडियो के लिए यही था। हमने आज पढ़ी लिटरेरी डिवाइसेस, जो कि राइटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। वो इससे अपने मीनिंग्स को कन्वे करते हैं और ये खूबसूरती लेके आता है टेक्स्ट में। इनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक इन्हें अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप टेक्स्ट को उस रिदम में, उस फ्लो में नहीं पढ़ पाएंगे, आप उसको समझ नहीं पाएंगे, अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो इन्हें समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब हमारे पास टाइम आ जाता है थिंक एंड कमेंट का। हमने इस वीडियो के स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट में एक स्टेटमेंट कोट की थी शेक्सपियर की, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स। आपने इस स्टेटमेंट को एनालाइज करना है अपने नॉलेज से जो आपने लर्न किया है, फिर कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है। तो आज की वीडियो का यही था। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारी वीडियोस देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका इस लेक्चर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दर आप किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं तो वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।